वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं चाइना में फिर से एक बार कहर बरपा रहा है। कोरोना का समय सबको याद है, भूले नहीं है। कोरोना में क्या हाल हो गया था दुनिया का, और हमारे यहाँ भी जितने कितने लोगों की मौत हुई, कितना मेडिकल अटेंशन हुआ। अभी चाइना में एक इसी प्रकार का, चाइना में जो वुहान जगह है जहाँ पे कोरोना की उत्पत्ति हुई थी, वहीं से अभी तक तो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से ये न्यूज़ मिल रहा है कि चाइना में एक एक और इसी प्रकार के कोरोना से के समकक्ष ही वायरस का प्रकोप बढ़ा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को संकट आ रहा है, लोग इमरजेंसी कंडीशन में जा रहे हैं, वहाँ के अस्पताल फूल पड़े हुए हैं। जैसा पहले कोरोना में बिहेवियर था, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज का यूज करना, हाथ को धोते रहना, वही सब अभी वहाँ पे दोहरा रहा है। तो डर है कि वही चीज़ हमारे भारतवर्ष में भी नहीं हो जाए। इसी को हम लोग समझने के लिए बनाए हैं वीडियो कि जो चाइना में भी वायरस कहर बरपा रहा है, उस वायरस का नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह वायरस एक वायरस प्रजाति का ही वायरस है, जो सबसे पहले इसका मिला था 2006 के करीब में। आता है वायरस, जाता है, म्यूटेशंस होते रहता है। कोई भी वायरस होता है जब हमारे शरीर में एक भगवान के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा इम्यून सिस्टम है कि जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है तो हमारा बॉडी स्वयं उसको रिपेयर करने के लिए, उसको किल करने के लिए तैयार हो जाता है। कोरोना हो, धरोना हो, बरोना हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, जो भी चीज़ होता है, जिसका भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो भी हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस होता है, जो हमको डिजीज प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले हमारा लीवर, इम्यून सिस्टम, हमारा शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे जो सेल्स हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, बॉडी का लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, यह सब न्यूट्रोफिल, यह सब उससे लड़ाई करता है। और जिसका इम्यूनिटी अच्छा रहता है उसको वह डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या फिर डिजीज प्रोड्यूस भी करता है तो उससे लड़ के निकल जाता है आदमी, और जिसपे उस वायरस का प्रकोप हावी हो जाता है वह आदमी पूरी तरह से बीमार हो जाता है। हम देखते हैं कि कहीं से कोई हमको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरस कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमको फीवर होता है। फीवर हमारा होता है बॉडी के टेम्परेचर को, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। जैसे हम अपने घर में किसी को इंटर होने नहीं देना चाहते हैं तो हम दरवाज़ा छेक लिए, दरवाज़ा बंद कर लिए, दरवाज़ा से ढकेल कर निकाल लिए। वैसे ही हमारे शरीर में जब बाहरी कोई आक्रमण होता है तो हमारे शरीर का जो सेल है, इम्यून सिस्टम है, जो हमारे रक्षा कवच में जो सेल है, वह लड़ाई के लिए तैयार रहता है, और वह बॉडी में अपना भीतर ही भीतर उसको मारने के लिए अपने बॉडी का पूरा एक्टिविटी बढ़ाता है। और टेम्परेचर इसीलिए इंक्रीज भी होता है, जब उस बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो हमारा बॉडी भी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि उससे लड़ाई कर सके। यह दूसरी बात है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे चाइना में जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का प्रकोप बढ़ा है, जिससे बहुत सारे बच्चों को, खास करके यह बीमारी जो हो रहा है, देखने को मिला है कि यह 5 साल से कम वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिला है, और जो 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनमें यह देखने को मिला है। यानी कि यह पहले जैसे कोरोना में युवावस्था में बीमारी, मतलब युवावस्था में कोरोना ज़्यादा प्रहार कर रहा था, बच्चों में इसका प्रकोप कम था और बूढ़ों में भी था, लेकिन इसमें यह सीधे उल्टा हो रहा है कि यह जो वायरस अभी आया है HMPV, इसका प्रकोप बच्चों में, 5 साल से नीचे के बच्चों में ज़्यादा है, और जो 65 साल से ऊपर है उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। या फिर पहले से जो इनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको HIV का इन्फेक्शन है, जिनको पहले से अस्थमा है, जिनको पहले से COPD है, डायबिटीज़ है, इम्यून सिस्टम का कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उनको यह प्रकोप देखने को मिला है कि उनमें इस बीमारी का खतरा ज़्यादा हो रहा है। तो खास करके 14 साल से 5 साल के बच्चों को बचने की ज़रूरत है। यह बीमारी हमारे यहाँ नहीं आए, इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार उस पर निगरानी किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। चाइना में जो है सेंट्रल ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में इस बीमारी का सिम्टम्स दिया गया है। रनिंग नोज, जैसे सामान्य जुकाम का जो लक्षण होता है, नाक से पानी बहना, छींक आना, खांसी होना, बुखार होना, सोर थ्रोट होना, सांस लेने में व्हीजिंग, घरघराहट, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट को घरघराहट होता है, और व्हीजिंग होना, ब्रोंकाइटिस डेवलप करना, निमोनिया डेवलप करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप करना, सांस लेने में तकलीफ होना, हाई फीवर होना, रैसेस होना, यह सब देखने को मिला है। लेकिन यह बीमारी से खास करके बचने का जरूरत हो जाता है जिनको अस्थमा पहले से है, जिनको COPD है, जिनको अपर
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, जिनको इम्फाइजमा का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, जैसे लंग्स में जो पानी भर जाता है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हो रहा है, वैसे पेशेंट को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी का जो HMPV वायरस है उसका प्रहार उन पे ज़्यादा देखने को मिला है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे कैसे फैलता है, तो ये भी कोरोना के ऐसा ही हाथ में कफ मतलब खांसने के दौरान, छींकने के दौरान, एक दूसरे से हाथ मिलाने के दौरान, एक दूसरे का सामान यूज करने के दौरान, कॉमन सामान जैसे बाथरूम का हैंडल हुआ, खिलौना हुआ, फिर चम्मच हुआ, कटोरी हुआ, जो मतलब कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है वह आदमी से अगर उसका वायरस उसमें आया हुआ है तो उससे जितने लोग टच करेंगे उन लोगों को हो जाएंगे। कोरोना से ज़्यादा फैलने का रफ्तार इसको है। यदि कोरोना एक आदमी को एक कोरोना से सफ़र करने वाले पेशेंट 8 आदमी को इन्फेक्ट करता था, तो यह 16 से 20 आदमी को इन्फेक्ट करता है। इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है। रिस्क फैक्टर जो बता दिए 5 साल से नीचे और 65 साल के ऊपर के लोगों में देखना है, जिनको इम्यूनिटी कम होता है, जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ऑटो इम्यून का डिजीज़ है, जिनको COPD है, उनको खतरा ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस यह है कि किसी को अगर इलाज सही समय पे नहीं होता है या फिर बीमारी प्रोलॉन्ग करता है तो ब्रोंकाइटिस डेवलप करता है, निमोनिया डेवलप करता है, COPD डेवलप करता है, ईयर में इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, यह एक तरह का अस्थमा, यह सब देखने को मिला है इसके कॉम्प्लिकेशन से, इसके इस्तेमाल के बाद से। करना क्या है हमको कि यह बीमारी यदि किसी कंट्री या किसी समाज में या किसी भी समुदाय में आता है तो छींकते और खांसते समय मुंह पर रुमाल जैसे हम लोग कोरोना में रखते थे, हैंड वॉश को फिर से लाना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि छींकने के दौरान टिश्यू पेपर या मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथ को बार बार साबुन से धोना, सैनिटाइज करना, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बच के रहना, फ्लू प्रभावित लोगों के संपर्क में कम रहना, यदि हमको खांसी बुखार हो गया है तो हमको मार्केट में या फिर दूसरे लोगों के संपर्क में कम आना, और सबसे बड़ा है कि इस पीरियड में जब हो जाता है तो आपको बॉडी को डिहाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं हो, हाइड्रेट रखना है, पानी प्रचुर मात्रा में पीना है, पौष्टिक आहार प्रचुर मात्रा में लेना है, इन्फेक्शन वाले लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, बीमार लोगों के संपर्क में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ वाले जगहों में नहीं जाना है। यह सब प्रिकॉशंस कर सकते हैं। मैनेजमेंट का बात करेंगे, जिनको ये बीमारी हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार, जैसे आप इसको डायग्नोसिस करने के लिए वहीं जो कोरोना में PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन से जो होता है उसके द्वारा, या फिर आपको चेस्ट एक्सरे के द्वारा या फिर ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा पता लगाया जाता है इस बीमारी का। और उसके अलावा इसमें अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। अगर पेन वगैरह फीवर वगैरह है तो एनाल्जेसिक दे सकते हैं। तो जैसा कंडीशन बन पड़ता है उसके अनुसार बीमारी का इलाज होता है। एंटीवायरल अभी तक तो इसमें देने के लिए मना किया जा रहा है। एंटीबायोटिक का कहीं कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है क्योंकि यह वायरल डिजीज है, तो इसमें वायरल दवा ही काम कर सकता है। या फिर आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो दवा चलाते हैं, पौष्टिक आहार लीजिए कि इम्यूनिटी आपका हाई हो, क्योंकि बड़ी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की शक्ति अपने आप बनाता है। एंटीबैक्टीरिया का यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है, जहाँ पे बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। कफ स्पेक्ट्रम देते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट मॉन्टिना ल्यूकास्ट वगैरह, मॉन्टिना एल वगैरह दिला सकता है। तो इसके अनुसार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अनवांटेड बैक्टीरियल में कर सकते हैं, नहीं तो अनवांटेड जो होता है वायरल में, फंगल में जो आजकल धड़ल्ले एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल पे रोक लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई एंटीबायोटिक इस्तेमाल से, अनवांटेड एंटीबायोटिक इस्तेमाल से आदमी को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है वह रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। और हमारे शरीर में जो बैड बैक्टीरिया इंटर करता है, तो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया भी है। हमारे खाना पचाने से लेकर हमारे जितनी भी क्रियाकलाप है बॉडी के, माउथ में बहुत सारा गुड बैक्टीरिया है, पेट में बहुत सारा गुड बैक्टीरिया है। तो अनवांटेड एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। वो आप देख रहे हैं कि अभी समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको पेट बार बार लूज मोशन हो जा रहा है। लूज मोशन होता है तो ठीक ही नहीं होता, जब खाते हैं तो लेक्टिन लग जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको जो आम दवा की दुकान पे हर दवा के लिए एंटीबायोटिक को मिला के दिया जा रहा है, जिसके चलते आपका गुड बैक्टीरिया मर गया है। जो फ्लोरा होते हैं पेट में खाना पचाने में मदद करते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा भी मर जाता है, जिसके चलते आदमी को अनडाइजेशन और खाना ठीक से पचता नहीं है और बार बार लेट्रिन की शिकायत होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जिनको इनकंटिन्यूअस डायरिया हो रहा है या फिर बार बार डायरिया हो रहा है, यह एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से यूज करना सबसे बड़ा कारण है।
तो जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, जो HMPV वायरस जो है चाइना में कहर ढा रहा है, उससे प्रयास करना है कि हमारे देश में नहीं आए, और उसके पहले हम लोग को तैयार रहना है, अपना प्रिवेंशन खुद करना है।